पार्ट फर्स्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है अनुबंध की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के वैधानिक दायित्व तथा अधिकार उत्पन्न करता है अनुबंध कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अनुबंध के लिए दो तत्वों का होना परम आवश्यक है। पहला ठहराव तथा दूसरा वह ठहराव राजनियम द्वारा या कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं अनुबंध इजिकल टू ठहराव प्लस परिवर्तनीयता, अर्थात अनुबंध के लिए ठहराव का होना परम आवश्यक है, परंतु यदि ठहराव परिवर्तनीय नहीं हो तो वह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता है। अतः अनुबंध के लिए ठहराव की परिवर्तनीयता एक प्राथमिक आवश्यकता है। ठहराव में परिवर्तनीयता तभी उत्पन्न होती है जबकि उस ठहराव में वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण विद्यमान हों। न्यायमूर्ति सामंत के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व अथवा लक्षण। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के लक्षणों के लिए लिखा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हैं। यदि आवश्यक हो तो इस धारा में यह भी लिखा गया है कि भारत में प्रचलित किसी राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अब आते हैं वैध अनुबंध के लक्षण। वैध अनुबंध के लक्षणों में सबसे पहला आता है एक से अधिक पक्षकार। वैध अनुबंध का प्रथम आवश्यक तत्व है कि इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। दो पक्षकारों में एक प्रस्तावक या वचनदाता, दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता कहलाता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और वचन ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। दूसरा आता है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। यदि अनुबंध के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति आवश्यक है। वैध अनुबंध के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्व में से आता है पक्षकारों के बीच ठहराव का होना। ठहराव का जन्म प्रस्ताव या दूसरे पक्षकार द्वारा सम्मति या स्वीकृति देने से होता है, किंतु यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही समय पर एक ही वस्तु के क्रम से क्रय विक्रय का प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव का निर्माण नहीं होता है, यह प्रति प्रस्ताव कहलाता है। तीसरा आती है लक्षण वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। यदि दो पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य मंतव्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव वैध ठहराव नहीं बन सकता है। व्यवहार में हम कई ऐसे ठहरावों को देखते हैं, जैसे साथ घूमने जाने का ठहराव, खाना खाने का ठहराव, ऑफिस जाने का ठहराव, सिनेमा जाने का ठहराव। ऐसे ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। यदि कोई साथी इनमें कोई साथ दे तो दूसरा साथी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट आता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध के वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। सामान्यतः निम्नलिखित या इन व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। पहला आता है अवयस्क व्यक्ति, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, अर्थात वह अपने अनुबंधों
अपने अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ सकता, जैसे पागल, पैदाइशी मूर्ख आदि। तीसरा आता है राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, दिवालिया व्यक्ति आदि। पांचवा आता है लक्षण सहमति या वक्तव्यता। अनुबंध के लिए पक्षकारों की सहमति या वक्तव्यता का होना परम आवश्यक है, अर्थात दोनों पक्षकार प्रत्येक बात के लिए समान भाव से सहमत होने चाहिए। नेक्स्ट आता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। वैध अनुबंध के लिए सहमति या वक्तव्यता का होना भी आवश्यक नहीं, बल्कि वह सहमति भी पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। कुछ या इन परिस्थितियों में प्राप्त सहमति को हम स्वतंत्र सहमति नहीं मानते हैं। पहली आता है उत्पीड़न, दूसरा अनुचित प्रभाव, तीसरा कपट, चौथा मिथ्या वर्णन और पांचवा गलती। यदि कोई भी सहमति इन 5 तत्वों से प्रभावित है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। नेक्स्ट आता है वैधानिक प्रतिफल। वैध ठहराव के लिए वैध प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है। बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः व्यर्थ माने जाते हैं। धारा 25 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रतिफल कुछ के बदले कुछ है, अर्थात जबकि किसी एक पक्षकार के हित या लाभ या अधिकार के रूप में हो सकता है, जबकि दूसरे पक्षकार की हानि, अहित या त्याग के रूप में भी हो सकता है। किंतु अपवादजनक परिस्थितियों के अतिरिक्त बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, जैसे यदि स्वाभाविक प्रेम या स्नेह से या स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए या काल बाधित ऋण की भुगतान के लिए यदि ऐसा किया जाता है तो। नेक्स्ट आता है वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध की वैधता के लिए ठहराव के उद्देश्य का भी वैध होना आवश्यक है। धारा 23 के अंतर्गत ठहराव के उद्देश्य विधि विरुद्ध माने बताए गए हैं, अर्थात यदि कोई भी ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है तो वह विधि विरुद्ध है। यदि वह कानून की व्यवस्थाओं को निष्फल या प्रभावी करता है तो विधि विरुद्ध है। यदि वह कपटपूर्ण उद्देश्य से किया जाता है तो विधि विरुद्ध है। यदि वह व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वह वैधानिक उद्देश्य या अवैध है, वैधानिक उद्देश्य नहीं है। यदि वह अनैतिक कार्य करने के लिए किया जाता है तो भी वह विधि विरुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा निश्चितता। अनुबंध का प्रमुख तत्व यह है कि इसमें निश्चितता पाई जाती है। जिस ठहराव में अनिश्चितता पाई जाती वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है, अर्थात जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता उन्हें भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निष्पादन की संभवता। अनुबंध, वैध अनुबंध वह है जिसका पक्षकारों द्वारा निष्पादन किया जा सके। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादित करना प्रारंभ से ही असंभव होता है। नेक्स्ट आता है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों में से न हो। हमारे देश के अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से हो तो वह कभी भी वैध नहीं हो सकता है, जैसे बाजी के ठहराव, गुड़दौड़ के ठहराव आदि। नेक्स्ट आता है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया हो, किंतु जहाँ किसी राजनियम द्वारा ऐसी औपचारिकताएं नहीं लगाई गई हैं, वहाँ पर अनुबंधों को किसी भी रूप में राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक अथवा गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है।